ओके। तो अब जो अगली चीज़ हमने करनी है वो है हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कर लिए और अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स हमने एक पहले देखा था कि उनकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है, ये जो सेट होता है, ये अनकाउंटेबल सेट होता है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो से वन तक तमाम नंबर्स, तमाम रियल नंबर्स, या ए से बी तक तमाम रियल नंबर्स। ठीक है। या जब आप लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, या जब आप टाइम मेजर करते हैं, या जब आप एरिया मेजर करते हैं, जब आप वॉल्यूम मेजर करते हैं। अब ये जो इस तरह की चीज़ें, ये रियल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स आ सकते हैं। तो इनके जो सेट्स हैं ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। इनको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं। आप नोट करें कि अगर हम वापस डिस्क्रीट में जाएं थोड़ी देर, कि डिस्क्रीट में क्या हुआ था। डिस्क्रीट में आपके जो सेट थे वो या तो फाइनाइट थे या वो काउंटेबली फाइनाइट थे, काउंटेबली इनफाइनाइट थे। ठीक है, जब वो फाइनाइट थे तब तो उनकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करना बड़ी आसान थी, लेकिन जब वो इनफाइनाइट हुए थे तो हमने एक एग्जांपल इस तरह की थी जब हमने ज्योमेट्रिक सीरीज के थ्रू प्रोबेबिलिटीज असाइन की थी। सो मैं यहाँ पे फ़र्क एक डालना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी एक्चुअली कंप्यूट करते थे। प्रोबेबिलिटी वाज एक्चुअली कंप्यूटेड using rules of probability, using rules of probability through some formula. ठीक है, लेकिन जब इनफाइनाइट स्पेस हुई थी तो हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की थी। ये हमने खुद अपनी मर्जी से कहा था कि इसको इतनी असाइन कर दें प्रोबेबिलिटी, इसको इतना असाइन कर दें, इसको इतना असाइन कर दें। सो मैंने क्या कहा है कि हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स करेंगे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में जो सेट रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हो सकती हैं पॉसिबल, वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है। फॉर एग्जांपल 0 से 1 तक तमाम नंबर्स, ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। ए से बी तक तमाम नंबर्स, या कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ सकती हैं लेंथ की। टाइम मेजर कर रहे हैं, एरिया मेजर, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। यानी जब भी आप कोई नंबर्स और काउंटिंग वाला काम नहीं कर रहे होते, मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ सकती हैं। ऐसे रैंडम वेरिएबल्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। और पहले हम देख रहे थे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, उनमें जो उनकी जो रेंज है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की, वो या तो फाइनाइट सेट होता है, जिस तरह कॉइन टॉस हो गया, जिस तरह लूडो का डाई हो गया, या तो वो फाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट सेट्स की बारी हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट कर लेते थे। और या वो मतलब बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल जब था तो हमने बाकायदा इंडिपेंडेंस का रूल यूज़ किया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला रूल यूज़ किया था, और एक फार्मूला लेके आए थे। सो बाइनोमियल डेंसिटी का फार्मूला था, क्योंकि बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल की जो सेट था वो फाइनाइट सेट था। तो या तो हम किसी फार्मूले से प्रोबेबिलिटी लेके आते थे, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल
काउंटेबली इनफाइनाइट उसका सेट भी हो सकता है। मसलन ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो अभी थोड़ी देर पहले देखा है, जिसके अंदर वो जो हम के की वैल्यू कहते थे कि के की क्या वैल्यू हो सकती है, वो तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती थी, या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती थी, या 10 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती थी। तो वो काउंटेबल सेट्स थे, लेकिन इन्फिनिटली लार्ज सेट्स थे। और उन केसेस में, अक्सर उन केसेस में हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। पॉइसन रैंडम वेरिएबल के केस में, पॉइसन रैंडम वेरिएबल के केस में हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की थी। मैं आपको एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ। पॉइसन रैंडम वेरिएबल जो था, जिसका पैरामीटर लैम्डा था, लेट्स से एक्स, तो इसमें आप कहते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स के, ये आप एक असाइनमेंट करते थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, लैम्डा टू द पावर के ओवर के फैक्टोरियल। ठीक है, ये असाइनमेंट हम क्यों करते थे, ये फॉर्मूला हम क्यों लेके आए, ये इसकी इस तरह की फॉर्म क्यों थी, इसका जो आंसर है वो है मॉडलिंग में। इसे मॉडलिंग कहते हैं। हम मॉडल कर रहे थे, कोई रियल फिनोमिना होता होगा, रियल फिनोमिनन होता होगा जिसमें चीज़ों के होने के जो चांसेस हैं वो इस फॉर्मूले से मैच करते होंगे, तभी हम ये फॉर्मूला लेके आए थे। इसकी चंद एग्जांपल्स अभी हम और देखते हैं। ठीक है, इनफैक्ट जो मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से, आप सब लोगों की हाइट्स रिकॉर्ड करवाई थी और फिर उन हाइट्स का हिस्टोग्राम ड्रॉ करवाया था, वो भी मैं आपको यही शो करना चाह रहा हूँ कि जो फिनोमिनन हम देख रहे हैं वो है आप लोगों की हाइट्स। और हम ये देखेंगे कि आप लोगों की हाइट को अगर मैं रैंडम वेरिएबल समझूं तो वो रैंडम वेरिएबल किस किस्म की उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होती होंगी। ठीक है, वहाँ से हम कोई मॉडलिंग वाला काम शुरू करेंगे। तो जस्ट बेयर विद मी, ये कुछ एग्जांपल्स देख के हमें पता लगेगा कि हम ये क्या गेम खेल रहे होते हैं, कि रियल फिनोमिना से प्रोबेबिलिटी पे किस तरह हम आते हैं। तो ये वो हिस्टोग्राम था। कैन यू सी द हिस्टोग्राम हियर? Yes, sir. ओके, सो अब हम जरा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स की तरफ आते हैं हल्का हल्का। सो ये जो चीज़ थी यहाँ पे, दिस वाज अ हिस्टोग्राम ऑफ हाइट्स ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब हमारे पास डेटा पॉइंट्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, कम डेटा पॉइंट्स थे, लेकिन चले मैं आपको ना, यानी बिलीव मी व्हेन आई से दिस, कि अगर ये क्लास, अभी तो 60 के अराउंड स्टूडेंट्स थे, जिसमें से मे बी 40 to 50 लोगों ने शायद इसमें हाइट्स डाली होंगी। अगर मेरे पास 600 स्टूडेंट्स होते और हमने ये एक्सरसाइज 600 स्टूडेंट्स के साथ की होती, तो ये जो हिस्टोग्राम आपको नज़र आ रहा है ना, इसकी शेप कुछ, मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, इसकी शेप कुछ ऐसी होनी थी। एक तरफ इंक्रीज और फिर वापस डिक्रीज। ठीक है, अगर ज़्यादा लोग होते तो ये हिस्टोग्राम इस किस्म का ग्रीन वाला नज़र आना था। और उसके ऊपर अगर मैं फिर से देख सकता हूँ कि अगर मैं उसके ऊपर एक कोई फंक्शन फिट करता तो वो इस किस्म का फंक्शन होता। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ तो मैंने हाइट्स मालूम की हैं। अगर मैं
अगर मैंने आप लोगों से सवाल पूछा होता, लेट मी फिक्स दिस फर्स्ट, स्टैंडर्ड, अगर मैंने आपका हिस्टोग्राम बनाया होता ऑफ वेट्स, अब वो मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि कुछ लोग बुरा ना मान जाएं, लेकिन अगर मैं हिस्टोग्राम वेट्स बनाया होता तो ना ये जो वेट है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट डिपेंड्स। हाँ ठीक है एग्जैक्टली। वेट काउंटेबल है या मेजरेबल है? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, आपने जो पॉइंट रेज किया कि किसी के बारे में भी जब आप बात करें वेरिएबल के बारे में तो आपको पूछना पड़ेगा ये काउंट करते हैं कि मेजर करते हैं। राइट, सो यू डोंट काउंट वेट, you measure weight. You don't count height, you measure height. You don't count time, you measure time, and so on. ठीक है, तो जितनी भी मेजरमेंट वाली चीज़ें ये असल में कंटिन्यूस चीज़ें होती हैं, और उन कंटिन्यूस चीज़ों को हमने जब ये मैंने हिस्टोग्राम बनाया था तो मैंने बिन्स में डिवाइड कर दिया था कि 65 से 66 इंचेस की बिन। जैसे ही मैंने बिन्स में डिवाइड किया है तो अब मेरे पास डिस्क्रीट बिन्स आ गई हैं, ये वाली बिन, ये वाली बिन, ये वाली बिन, ये वाली बिन। लेकिन असल में जो रैंडम वेरिएबल था वो कंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के साथ आप करते ये हैं अक्सर कि आपके पास रैंडम वेरिएबल की बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। आप उन, जिस तरह आपके पास हाइट्स की बहुत सारी वैल्यूज पड़ी थी, उसके बाद आप उनकी एक एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपने डेटा कलेक्ट किया था ना, जो मैंने अभी डेटा आप लोगों से कलेक्ट किया था, ये एम्पिरिकल था। यानी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्लास शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों से कहा कि मैंने एक फाइल बनाई है, उसमें जाके आप अपनी हाइट लिख दें। तो हुआ क्या, मेरा जो रैंडम वेरिएबल था हाइट का, किसी ने उस रैंडम वेरिएबल की हाइट अपने खाने में कुछ लिख दी, अगले स्टूडेंट ने उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपने खाने में कुछ लिख दी, अगले स्टूडेंट ने उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपने खाने में कुछ लिख दी। ये है मेरा रैंडम वेरिएबल हाइट, ठीक है। और इस तरह कोई हमने अराउंड 60 स्टूडेंट से एम्पिरिकली कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था कि मैंने 60 रैंडम लोगों से हाइट पूछी, उन्होंने मुझे हाइट्स बता दी। मेरे पास हाइट के रैंडम वेरिएबल की अराउंड 60 वैल्यूज आ गई। ये वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है मेरे पास कि वो एक्सपेरिमेंटली कलेक्ट हुई है, ठीक है। ये 100% ठीक नहीं होगी कि क्या हर क्लास में हाइट्स ऐसी ही होती हैं, लेकिन कम से कम इस क्लास में ऐसी थी। जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो 60 लोगों से मुझे ये इस तरह के आंसर मिले। फाइन, दैट्स एन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेरिमेंटल। उनसे हमने क्या किया, उनसे हमने हिस्टोग्राम बनाया बिन्स करके, ठीक है। ये डिस्क्रीट हो जाता है, हिस्टोग्राम तो डिस्क्रीट कन्वर्ट कर दिया हमने। ये है असल स्टेप जो मैंने ये रेड कर्व ड्रॉ किया है, रेड कर्व। ये है वो स्टेप कि उस हिस्टोग्राम के ऊपर मैंने उस हिस्टोग्राम को जो अप्रॉक्सीमेट करती हो, एक अप्रॉक्सीमेटिंग, चलिए फिलहाल मैं कह देता हूं, इस हिस्टोग्राम को अप्रॉक्सीमेट करने वाला फंक्शन फिर मैं लेके आया, ठीक है। और वो फंक्शन असल में अप्रॉक्सीमेटिंग डेंसिटी ही है। इस पे बाद में आ जाते हैं, अभी उसको फंक्शन ही समझ लेते हैं। अभी उसको फंक्शन समझ लेते हैं कि वो जो रेड कर्व मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो हो सकता है मैंने ये सेम एक्सरसाइज आप लोगों के वेट्स के साथ की होती,
और मुमकिन है आपके वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसी आनी थी, एंड मुमकिन है कि आपके वेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी आनी थी। मेरा बिलीफ यही है, ठीक है। और जितने आप स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे उतनी ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है ना, बेल शेप्ड, ये उतनी क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। तो जब भी मैं हिस्टोग्राम के ऊपर इस तरह की अप्रॉक्सीमेट करने वाला बेल कर्व लेके आता हूँ, तो ये मैं एक कंटिन्यूअस फंक्शन लेके आ रहा हूँ। ये जो रेड कर्व है ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। हिस्टोग्राम की जो बिन्स थी, बिन की वैल्यू तो आप कहते हैं अच्छा इस बिन पे क्या आंसर है, ठीक है। लेकिन जो रेड कर्व है, रेड कर्व तो आप कहेंगे अच्छा यहाँ पे कर्व का क्या आंसर है, कहीं भी पूछ लें अच्छा यहाँ पे कर्व का क्या आंसर है, अच्छा बिल्कुल उसके साथ वाली जगह पे पूछ लें अच्छा यहाँ पे क्या आंसर है, जितना मर्जी करीब एक दूसरे के आप पूछ लें, यानी ये तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे जिन पे मैं पूछ सकता हूँ। रेड कर्व में मेरे पास इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं जिन पे मैं पूछ सकता हूँ रेड कर्व की वैल्यू क्या है। लेकिन जो हिस्टोग्राम है वो तो मैं सिर्फ बिन्स पे पूछ सकता हूँ कि हिस्टोग्राम की वैल्यू क्या है। तो हिस्टोग्राम डिस्क्रीट है, लेकिन ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया है ये कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को आप इस तरह के फंक्शन से अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और वो जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी बस ये होनी चाहिए, दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमने कवर की थी पिछली दफ़ा 2 लेक्चर्स पहले। ये जो भी अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन है जिसने रैंडम वेरिएबल को अप्रॉक्सीमेट करना है, उसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कह दूं तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो जो भी फंक्शन है उसका जो एरिया है वो 1 होता हो, ठीक है। अगर उसका एरिया 1 है, इसका मतलब है कि अब मैं उसको प्रोबेबिलिटी के तौर पे ट्रीट कर सकता हूं कि तमाम चीज़ों के होने का जो चांस है, तमाम चीज़ों के होने के चांसेस का सम या एरिया इंटीग्रल वो 1 है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो पॉजिटिव होता हो या नॉन नेगेटिव हो और उसका एरिया 1 हो, ऐसे फंक्शन को आप एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डेंसिटी फंक्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है जी। अब मैं असल में कहने चाह रहा हूं कि अब हम ना आगे जाके ना जैसे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स पे गए हैं, अब हम ये वाली प्रोबेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, असाइनमेंट। जब आपसे मैं कहूं कि मेरे पास फेयर कॉइन है और आपसे कहता हूं हेड का चांस, आप कहते हैं हाफ, और फिर मैं अनफेयर कॉइन ले आता हूं और फिर मैं कहता हूं 4 टॉसेस में 3 हेड्स आने का क्या चांस है, तो आपके पास वो बाकायदा प्रोबेबिलिटी के रूल्स थे जो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल था, उनके मुताबिक एक फॉर्मूला होता था, वहां से प्रोबेबिलिटी आती थी। अब हम प्रोबेबिलिटी जो है वो असाइन कर रहे हैं, और असाइन करने का जो एक तरीका है वो ये है कि जिस तरह मैंने सबसे पहले उस रैंडम वेरिएबल का डेटा कलेक्ट किया आप लोगों से, फिर मैंने देखा कि वो रैंडम वेरिएबल क्या ये बेल शेप की तरह अच्छा अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हो सकता है तो मैं बेल शेप से अप्रॉक्सीमेट कर लूंगा। कुछ रैंडम वेरिएबल बेल शेप से नहीं अप्रॉक्सीमेट होते। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो है लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब। यानी मैंने एक लाइट बल्ब लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि वो कितनी देर में फ्यूज हुआ था, ये एक आंसर आ गया। फिर एक और लाइट बल्ब लिया, कितनी देर में फ्यूज हुआ था, आंसर आ गया। तीसरा लाइट बल्ब, चौथा लाइट बल्ब, मैंने बहुत सारे इस तरह के डेटा इकट्ठा कर लिया कि मैं सिर्फ वो देख रहा था कि कितने घंटों बाद वो लाइट बल्ब फेल हो जाता था। तो ये उसकी लाइफ का रैंडम वेरिएबल था, ठीक है। और खैर अभी हमारे सामने डेटा है नहीं, पर यूजुअली होता क्या है, जब मैं इनका हिस्टोग्राम बनाता हूं ना इस तरह के रैंडम वेरिएबल का, लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब या लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट,
या लाइफ ऑफ एनी पार्ट इन अ कार, लाइफ ऑफ एनी पार्ट इन सम मशीन, लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब, लाइफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इस तरह की चीज़ें। और लाइफ चूंकि टाइम है तो मैं कंटिन्यूस इसको कह रहा हूँ। इनका जब मैं हिस्टोग्राम बनाता हूँ, अक्सर इस तरह के हिस्टोग्राम जो हैं, मैं ग्रीन से बना देता हूँ, अक्सर इस तरह के हिस्टोग्राम्स अक्सर ये हिस्टोग्राम्स ऐसे आ जाते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन जनरल ट्रेंड आप देखेंगे इन हिस्टोग्राम में कि ज़्यादा लाइफ वाले जो बल्ब हैं वो कम से कम होते जाते हैं, ज़्यादा लाइफ वाले कम से कम होते जाते हैं। और इस तरह के हिस्टोग्राम्स को अब आप वो बेल शेप से तो अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बेल शेप से अप्रॉक्सीमेट नहीं होगी। इनको अप्रॉक्सीमेट करने वाला भी एक फंक्शन होता है, वो इस किस्म का फंक्शन होता है। इनको अप्रॉक्सीमेट करने वाला एक ऐसा फंक्शन भी होता है यार। ठीक है, ये फंक्शन ना जीरो को एसिम्प्टोटिकली एक्स एक्सिस पे आता है, टच नहीं करेगा, बस ये ऐसे। और नाउ नोटिस कि अगर मेरा रैंडम वेरिएबल लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब था तो मैं वो जो पिछले बेल शेप्ड किस्म का अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन था वो नहीं यूज़ कर सकता था, मुझे इस किस्म का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो सिमिलरली हर किस्म का जो रैंडम फिनोमेना है उसका अपना इस किस्म का हिस्टोग्राम बनता होगा, उसका अपना कोई अप्रॉक्सीमेटिंग फंक्शन बनता होगा। लेकिन एज लॉन्ग एज हम ये दो प्रॉपर्टीज मेंटेन कर लें, कि वो जो भी फंक्शन है बस वो नॉन नेगेटिव हो और उसका एरिया 1 हो, तो फिर आप उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और नोट करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के केस में हमारे पास ये शर्त नहीं है कि जो डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू है इट कैन बी ग्रेटर देन 1। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में तो डेंसिटी की वैल्यू 0 से 1 होती थी, लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में डेंसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी नहीं है, एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी नहीं है कंटिन्यूस के केस में, बस एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है और वो फंक्शन का एरिया 1 है, ठीक है। विच मीन्स कि इस फंक्शन के नीचे, रेड फंक्शन के नीचे मैं कोई भी एक सबसेट ले आता हूं यहां से यहां तक, ठीक है। इसका एरिया जो है, इसका एरिया अगर मैं आपको बता दूं कि रेड कर्व के नीचे टोटल एरिया 1 है, तो मुझे पर्पल रीजन का एरिया कोई बता सकता है? 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं सर, 1 में से ट्रेपेजियम माइनस हो जाएगा, बल्कि ट्रेपेजियम तो नहीं है, कर्व के नीचे है। चलें हम ट्रेपेजियम अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं और एक ट्रेपेजियम का जो भी ये पर्पल एरिया होता होगा। पॉइंट इज कि जो पर्पल एरिया है, लेट मी कॉल इट पर्पल एरिया, पर्पल एरिया जो है ये 1 से छोटा होगा क्योंकि टोटल एरिया रेड के नीचे 1 है। और पर्पल एरिया क्या 0 से छोटा हो सकता है? नहीं सर, तो ये 0 से बड़ा होगा। तो ये पर्पल एरिया चूंकि 0 से 1 है, इसका मतलब है कि ये पर्पल एरिया कैन रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। तो डेंसिटी फंक्शन के नीचे, डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी नहीं है,
पर डेंसिटी फंक्शन के नीचे जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी है। और अगर ये ए था लोअर लिमिट और अपर लिमिट बी थी, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट बल्ब वर्किंग करेक्टली या वर्किंग between A and B hours। तो इस तरह के इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अब मैं निकाल लूंगा इस तरह के एरियाज निकाल के, ठीक है, कि वो A से ज्यादा घंटे चला और B से कम घंटे चला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। मैं इस तरह के सवाल अब हल कर सकता हूं। क्लियर हुई ये बात? और आपकी अब अगली क्लास में, अभी तो खैर हमारे पास चंद मिनट हैं, तो मैं इनको नाम दे देता हूं अब, कि हमने दो किस्म के फंक्शंस देखे हैं आज के दिन में। आज के दिन में जो हमने दो फंक्शंस देखे हैं, एक बेल शेप था और एक ये नीचे गिरता हुआ स्लाइड की तरह का फंक्शन था। सर इसमें प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? मींस ये एरिया हम खुद बनाएंगे, इस तरह फाइंड करेंगे? अगर मैं आपको ये कह दूं, अच्छा सवाल है ये वो अप्रोक्सीमेटिंग फंक्शन है जिसको मैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन कहता हूं। यहां तक आप मेरे साथ हैं? ये जो रेड कर्व, अगर मैं आपको बता दूं या अगर हम किसी तरह इंश्योर कर लें कि ये फंक्शन जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करता हो। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इस टोटल एरिया इसके नीचे 1 है। इसको अस्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि इसके नीचे टोटल एरिया 1 है। तो फिर इसके नीचे अगर टोटल एरिया 1 है तो कोई भी ए से बी तक एरिया जो निकालूंगा वो लेस देन 1 आता होगा। जी सर। तो उसको मैं प्रोबेबिलिटी के तौर पे ट्रीट कर सकता हूं फिर। यस सर, यस। बस यही सारा ट्रिक है। अब बाकी सवाल रह गया कि ये एरिया लाना कैसे है। कोई इसको ट्रिपीजियम कह के ला सकता है, कोई इसको स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स में डिवाइड करके ला सकता है, लेकिन इसका जो असली तरीका है वो इंटीग्रेशन है। वो आप कैलकुलस के कोर्स में पढ़ेंगे, तो उन चीज़ों पे मैं आपको टेस्ट नहीं करूंगा कि इसका ए से बी तक। आप अगर मुझे सिर्फ इतना ही कह दें कि इसका एरिया ये चीज़ होगी, कंप्यूट कैसे होगा पता नहीं, कैलकुलस के कोर्स में हम सीख लेंगे। लेकिन ये वो एरिया है और देयरफॉर ये ही प्रोबेबिलिटी है। मैं और फॉर्मली लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स या लाइफ ऑफ लाइट बल्ब वो ए और बी के बीच में है, वो ये एरिया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए तो हम सैंपल स्पेस भी लिखते हैं। तो सैंपल स्पेस आपकी क्या है, कोई अगर मुझे बता सके? पूरा कर्व होगा ना, वो मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स से शुरू होकर वाई तक खत्म हो रहा है। नहीं, सैंपल स्पेस आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सैंपल स्पेस लिखते हैं। लेट्स सी के इस केस में ये जो आपका लाइफ वाला रैंडम वेरिएबल था, लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब, इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती हैं? ये सेट आप मुझे बता सकते हैं क्या है? माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लाइफ माइनस इन्फिनिटी हो सकती है बल्ब की? नो। फिर आंसर दें कोई। ऊपर से लेकर नीचे ये तक नहीं, मुझे लाइफ, देखिए कॉमन सेंस यूज करें। लाइफ ऑफ अ लाइट बल्ब यानी 1 घंटे के बाद बल्ब खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा लाइफ नहीं हो सकती। 0 to infinity। 0 to infinity। और 0 to infinity में डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी इसकी या कंटिन्यूअस हो सकती हैं? यानी शुड आई से 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 के 0 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स। जी सर। तो हाफ आवर नहीं हो सकती लाइफ? हो सकती है। और 25 मिनट्स हो सकती है। राइट। सो पॉइंट इज कि ये एक कंटिन्यूअस है रैंडम वेरिएबल। मैं कहूँगा 25 हो सकती, फिर आप ये भी कह सकते हैं अच्छा 24.5 मिनट नहीं हो सकती,
फिर आगे आएगा अच्छा 24.5 मिनट और आधा और सेकंड, और फिर उससे भी अंदर, उससे भी अंदर, उससे भी अंदर। तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, टाइम है ना, तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। तो एक तो आपका सवाल कि इसकी सैंपल स्पेस जो है वो जीरो से इन्फिनिटी हो सकती है। जो सैंपल स्पेस है वो ये डोमेन यानी प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो डेल्टा पे काम करता है, इस एक्सिस पे डेल्टा होता है, ठीक है, और इस वाई एक्सिस पे फिर वो डेंसिटी होती है वाई एक्सिस पे, और इसकी इन्फिनिट वैल्यूज हैं डेल्टा की। हर वैल्यू के लिए मैं कोई डेंसिटी लेके आता हूँ। आप मुझे कोई भी वैल्यू डेल्टा की बता दें, मैं उसके लिए ये डेंसिटी की कोई वैल्यू आपको बता दूंगा। आप मुझे डेल्टा की यहाँ पे वैल्यू देते हैं, मैं डेंसिटी की कोई वैल्यू दे देता हूँ। आप मुझे डेल्टा यहाँ पे देते हैं, मैं डेंसिटी की वैल्यू दे देता हूँ। आप मुझे डेल्टा ये ए और बी के बीच में कोई वैल्यू देते हैं लाइफ की, मैं उसकी डेंसिटी बता देता हूँ। ये बस एक फंक्शन है, पर इस फंक्शन के साथ जो ख़ास बात मैंने जोड़ी हुई है वो ये है कि इसके नीचे एरिया 1 है। जैसे ही मैंने ये किया ना कि एरिया 1 है, अब मैंने प्रोबेबिलिटी इंसर्ट कर दी है कि अगर उसका टोटल एरिया 1 है तो फिर उसके किसी भी सबसेट का जो एरिया होगा वो लेस देन 1 होगा, देयरफॉर वो प्रोबेबिलिटी होगी। सर अगली क्लास शुरू हो गई है हमारी। ठीक है, अगली दफ़ा हम जो चीज़ करेंगे, मैं इसको रैप अप कर रहा हूँ। अगली दफ़ा के लिए मैं बस पॉइंटर्स छोड़ दूँ कि अगली दफ़ा हम ये जो बेल शेप्ड कर्व था और ये जो स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स कर्व था, इन दो डेंसिटी फंक्शंस को हम कुछ नाम इनका देंगे, और ये तुमने देख लिया ये किस किस्म के फिनोमेना को मॉडल करते हैं, पर इन दोनों को हम स्टडी करेंगे, एंड मे बी सम मोर, बट प्राइमरीली इन दो को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम। आई होप कि आप बस ये रियलाइज कर दिया होगा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। डिस्क्रीट की बारी हम या तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कंप्यूट कर लेते हैं या कोई सम करके असाइन कर देते हैं। कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी असाइन ही की जाती है इस तरह के ट्रिक्स के साथ कि फंक्शन ऊपर डाला जाता है और फंक्शन का एरिया 1 रखा जाता है, और फिर अब जो भी सबसेट का एरिया आएगा वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये गेम खेलते हैं हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के लिए।